रात के आसमान में आग फैली हुई थी और एक विशाल रेड ड्रैगन शहर के ऊपर मंडरा रहा था, जिसकी नीली चमकती आंखें मौत की तरह ठंडी थीं और उसकी हर सांस के साथ किले की दीवारें पिघल रही थीं। लोग चीखते हुए भाग रहे थे, जबकि दुकानें और पत्थर के मकान राख में बदलते जा रहे थे। लेकिन किले की सबसे ऊंची मीनार पर कई बिल्कुल शांत खड़ा था, जिसकी ब्लू क्लोक हवा में लहरा रही थी और सिल्वर आर्मर पर ड्रैगन की आग चमक रही थी। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक वेटरन प्लेयर वाला कोल्ड कैलकुलेशन था, क्योंकि पैलेडिया दुनिया का सबसे बड़ा वीआर गेम था, जिसमें अनलिमिटेड फ्रीडम, यूनिक क्लास सिस्टम्स, टाइटन्स और खूनी मॉन्स्टर्स मौजूद थे। और कई उसका टॉप प्लेयर था, जिसे गेम का हर कोना याद था। उसका आज का मिशन अडल्ट रेड ड्रैगन को डिफीट करके सबसे बड़ा रिवॉर्ड हासिल करना था। ड्रैगन ने नीचे देखकर भयानक रोर किया, जिससे पूरा शहर हिल गया और कई ने अपना स्पीयर उठाकर टाइटन गॉड के नाम पर उसे नर्क भेजने की कसम खाई। ड्रैगन ने ब्लू बीम छोड़ी, लेकिन कई हवा में जंप कर गया और बीम ने मीनार को धूल बना दिया, जबकि कई ड्रैगन की पीठ की तरफ गिरते हुए अपना स्पीयर उसके शरीर में घोंप देता है, जिससे आग और बिजली का एक्सप्लोजन पूरे आसमान को रोशन कर देता है। लेकिन ड्रैगन अभी भी जिंदा था और अगले ही पल उसकी विशाल पूंछ कई को दूर मलबे में फेंक देती है, जहां उसका आर्मर टूट जाता है और उसकी बांह से खून बहने लगता है। उसे एहसास होता है कि यह गेम सेंसेशन नहीं, बल्कि असली दर्द है। वो तुरंत लॉग आउट करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम एरर दिखाता है कि लॉग आउट अनअवेलेबल है। ड्रैगन ऊपर बिजली से घिरा आखिरी हमला करने के लिए तैयार होता है और कई आंखें बंद करके भी हार न मानने की कसम खाता है। तभी अचानक ब्लू लाइट चमकती है और उसकी आंखें खुलती हैं, जहां वो रियल वर्ल्ड की सड़क पर जीन्स और हुडी पहने खड़ा होता है, जबकि उसके चारों तरफ ब्लू डिजिटल पार्टिकल्स उड़ रहे होते हैं। वो समझ जाता है कि आखिरकार लॉग आउट हो गया। लेकिन शहर की एलईडी स्क्रीन पर ड्रैगन की ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है और लोग कहते हैं कि जो भी उसे चैलेंज कर रहा है वो मौत की तरफ जा रहा है। कई मन ही मन कसम खाता है कि अगली बार वो ड्रैगन को जरूर खत्म करेगा। तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है। हमारा मेन कैरेक्टर रोड क्रॉस कर रहा होता है। अचानक एक ट्रक आता है और उसे टक्कर मार देता है। वो जमीन पर गिरता है और सोचता है, क्या मैं मर गया हूं? तभी उसके हाथ में वही असली दर्द उठता है और वो अपनी हथेली पर गेम वाला निशान देखकर शॉक में पड़ जाता है। अचानक सब कुछ काला हो जाता है और सिस्टम वार्निंग की आवाज गूंजती है कि क्रिटिकल कंडीशन डिटेक्ट हुई है। HP 12/340 है और लोकेशन नॉर्दर्न आइसफील्ड्स, पैलेडिया है। कई आंखें खोलता है और खुद को फिर पैलेडिया में पाता है, लेकिन ये उसका शरीर नहीं होता, बल्कि सफेद बालों और ब्लू आइज वाले घायल युवक का शरीर होता है। सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक आवाज सुनकर वो सरकास्टिक तरीके से बोलता है कि क्या गेम कंपनी फीमेल वॉइस एक्ट्रेस भी अफोर्ड नहीं कर सकती? लेकिन अंदर से वो समझ जाता है कि ये सिचुएशन पहले जैसी नहीं है। उसे समझ नहीं आता कि लॉग आउट करने के बाद भी वो पैलेडिया में क्यों है। तभी उसके दिमाग में ट्राइबल विलेज, बच्चे, जंगल और एक बुजुर्ग औरत की मेमोरीज आने लगती हैं, जो एल्विन नाम लेकर कह रही थी कि उसके अंदर दुनिया बदलने वाली शक्ति है। उसे पता चलता है कि ये एल्विन आर्यन नाम का युवक है और वो शायद अब गेम का NPC बन चुका है। सिस्टम इंटरफेस एक्टिवेट करने पर उसके सामने एल्विन आर्यन के एबनॉर्मल स्टैट्स दिखाई देते हैं, जो टियर 1 प्रैक्टिशनर से कहीं ज्यादा थे, और साथ में एक SSR ग्रेड रेयर ट्रेड दिखता है, जिसका नाम था कोर रीशेपिंग द वर्ल्ड। ये ऐसी हेवन डिफाइंग एबिलिटी थी जो रूल्स तक बदल सकती थी। तभी उसे याद आता है कि एल्विन आर्यन कोई साधारण NPC नहीं, बल्कि फ्यूचर अपडेट का लेवल 50 रेड फाइनल बॉस है, जिसे ब्लैक एंड ब्रेव किंग कहा जाता था। उसके सामने फ्यूचर विजन्स आने लगते हैं, जिनमें स्केलेटन आर्मीज, वॉर्स, टावर्स, गॉब्लिन साइंटिस्ट्स और कैलेमिटी दिखाई देती है। कई समझ जाता है कि अब ये गेम नहीं, बल्कि असली दुनिया है, जहां दर्द, खून और मौत सब रियल है। वो विजन में खुद को स्टार फॉर्जिंग टाइटन के रूप में देखता है, लेकिन तुरंत इनकार कर देता है, क्योंकि अभी वो सिर्फ एक घायल बारबेरियन लड़का है जो बर्फीले मैदान में मरने के करीब है। वो खुद से वादा करता है कि वो फेट को नहीं मानेगा,
और अपनी डेस्टिनी खुद बदलेगा। उसे याद आता है कि दिसंबर के दौरान आने वाला व्हाइट टाइड नाम का डेडली स्टॉर्म हर चीज को बर्फ में दफन कर देता है। इसलिए अभी सबसे जरूरी चीज सर्वाइवल है। एल्विन की मेमोरीज से उसे पास के जंगल में एक हंटर कैबिन का पता चलता है, जहां शायद फूड और फायरवुड हो सकता है। खून के निशान छोड़ते हुए वो बर्फीली ढलानों से गुजरता है और रास्ते में ब्लड लाइन प्यूरिफिकेशन के बारे में सोचता है, जो उसकी हिडन पावर अनलॉक करने की थी। घंटों बाद उसे जंगल के किनारे एक कैबिन मिलती है, जिसमें फायरवुड, सूखा मांस, हर्ब्स और फायरप्लेस मौजूद होते हैं। वो आग जलाकर पहली बार गर्माहट महसूस करता है और अपना नया प्लान बनाता है, जिसमें पहले व्हाइट टाइड सरवाइव करना, फिर ट्रेड रूट ढूंढना और आखिर में सेंट्रल एम्पायर की सबसे इंपॉर्टेंट सिटी लिंड पहुंचना शामिल था, जहां गेम की मेन स्टोरी लाइन शुरू होती थी। और उसका फेवरेट क्लास रूट एल्केमिक नाइट मौजूद था, जो मैजिक और स्टील का कॉम्बिनेशन था। बाहर लगातार बर्फ गिरती रहती है, लेकिन कैबिन के अंदर बैठा कई, जो अब एल्विन एरियन बन चुका था, पहली बार शांत महसूस करता है, क्योंकि उसके पास पूरे गेम का नॉलेज और इस दुनिया को बदलने की आग दोनों मौजूद थी। एमसी एक मध्यकालीन शहर की भीड़ भरी गलियों में चल रहा था। उसकी नीली आंखें सामने टिकी थीं और उसके मन में एक दृढ़ संकल्प था, बस वहां पहुंच जाऊं तो मैं मेन स्टोरी लाइन में प्रवेश कर सकता हूं। घोड़ा गाड़ियों और व्यापारियों के बीच से रास्ता बनाते हुए वो सोच रहा था, और वहीं है वो क्लास जिससे मैं अपनी पिछली जिंदगी में सबसे ज्यादा परिचित था, एल्केमिक नाइट। मैजिक एल्केमी रेवोल्यूशन के बाद जन्मा एक नया क्लास जो सबसे मजबूत आर्मर बना सकता है। वो इस दुनिया में पहले भी जी चुका था, उसे इसके कई रहस्य पहले से पता थे। लेकिन तभी बर्फ में छुपा, जमीन पर पेट के बल लेटा एमसी अचानक सतर्क हो गया। तेज हवाओं के बीच उसे हल्की सी कंपन महसूस हुई। कुछ हलचल है, कोई आ रहा है क्या? उसके बगल में लेटे काले बालों वाले साथी ने कहा, कोई घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। ये जगह मेन ट्रेड रूट के पास नहीं है। बिना किसी खास वजह के आम लोग या कारवां यहां नहीं आते। तभी एमसी ने गौर किया, काले युद्धाश्व कड़ाके की ठंड में भी मुंह से भाप नहीं छोड़ रहे थे, और इतनी तेज दौड़ने के बावजूद उनके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। केवल एलरॉन के रईसों के प्रिय इमॉर्टल हॉर्सेस ही ऐसे होते हैं। एलरॉन नाम सुनते ही माहौल भारी हो गया। इसी बीच बर्फीले धुंध के अंदर से काले लबादे पहने कुछ आकृतियां प्रकट हुईं। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और हाथों में नीली लपटों से जलते क्रॉसबोज थे। तीर हवा को चीरते हुए उनकी ओर आए। एमसी तुरंत बर्फ में लुढ़क गया। उसका कंधा घायल हो गया, लेकिन उसकी नीली आंखों की चमक अब भी बरकरार थी। वो कांपते पैरों पर उठा, विशाल पक्षी बर्फीले मैदान में तेजी से दौड़ने लगा। लेकिन तभी एक और उपस्थिति ने पूरे माहौल को बदल दिया। बर्फीले आकाश को चीरती हुई एक सवार सामने आई। सुनहरे बाल, बैंगनी आंखें, सफेद लबादा हवा में लहरा रहा था। वो एक विशाल जीव की पीठ पर बैठी थी। चारों तरफ तीर गुजर रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। यह है एलरॉन के मैजिकल एम्पायर की महारानी फ्रेडिया गट्समिथ। वो कोई ऐसी लड़की नहीं थी जिसे बचाने की जरूरत हो। वो अस्तित्व थी जिससे पूरी दुनिया डरती थी। एमसी बर्फ में मुंह के बल लेटा हुआ था। कड़ाके की ठंड के बावजूद उसकी नीली आंखें तेज थीं और उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर के तौर पर मैं समझ सकता हूं कि इन 3 पीछा करने वालों की ताकत टियर 2 से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब है कि प्रिंसेस ने अभी तक सिंहासन हासिल नहीं किया, यानी अभी न्यू इरा 1886 शुरू नहीं हुआ है। दुनिया अभी भी सोर्ड्स और मैजिक वाले मिडिवल एज में है। ये सोचते ही एमसी धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। दूर जमी हुई बंजर भूमि पर 3 काले सवार अपने गोस्ट हॉर्सेस पर नीली आग के बीच तेजी से दौड़ रहे थे। उनके क्लोक्स हवा में लहरा रहे थे और क्रॉसबोज पहले से तने हुए थे। उनका निशाना आगे भाग रही एक छोटी आकृति पर था। क्या उसे जिंदा पकड़ना है? एक सवार ने पूछा। जरूरत नहीं, दूसरे ने जवाब दिया। अगले ही पल क्रॉसबो बोल्ट्स बर्फीली हवा को चीरते हुए निकले, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही रुक गए। वहां कोई है, एक सवार चीखा। तभी एमसी बर्फ के अंदर से तूफान की तरह बाहर निकला। उसके चारों तरफ लाल औरा जल रही थी और उसकी सोड पहले से ही हवा चीर रही थी। बार्बेरियन बर्जर्क स्टेट एक्टिवेटेड, स्ट्रेंथ +4।
एमसी ने उड़ते हुए बोल्ट को नंगे हाथ से पकड़ लिया। उसकी उंगलियों से चिंगारियां निकल पड़ी। ये क्या है? सवार घबरा गए। उनका लीडर अपना गोस्ट हॉर्स मोड़ने की कोशिश कर ही रहा था कि एमसी उनके बीच पहुंच चुका था। एक मास्क्ड राइडर ने ग्रीन स्वॉर्ड से हमला किया, लेकिन एमसी ने साइड स्टेप करते हुए उसकी बांह पकड़ ली और उसी की स्पीड का इस्तेमाल करके उसे दूर फेंक दिया। कड़ाक! अरे नहीं, तुम अपने ही लोगों को मार रहे हो, ब्लड रेस का एक सैनिक चीखा जब उसका साथी उससे जा टकराया। एमसी ने मौका नहीं गंवाया। उसने एक दुश्मन को बर्फ में दबा दिया और उसकी छाती पर घुटना टिकाकर सोड उसकी गर्दन पर रख दी। जैसा मैंने सोचा था, ये एलरॉन्ड के वही ब्लड रेस बास्टर्ड्स हैं, उसने ठंडी नजर से कहा। इनकी स्टैमिना वाकई खतरनाक है। लो टियर पर भी ये तुरंत नहीं मरते। तभी बचा हुआ आखिरी राइडर गरजा, उसे मार डालो। लेकिन तभी वह छोटी आकृति सामने आई जिसके पीछे वे पड़े थे। वह एक राइडिंग बर्ड पर बैठी लड़की थी। उसने हैरानी से देखा कि एमसी अकेला ही तूफान की तरह पूरे बैटल को पलट रहा था। अचानक एमसी की नजर मरे हुए राइडिंग बर्ड पर गई और उसकी लाल आंखें गुस्से से चमक उठी। तुम लोगों ने राइडिंग बर्ड को मार दिया। वह दहाड़ा और आखिरी दुश्मन की तरफ मुड़ा। ब्लड रेस का सैनिक कुछ पल के लिए जड़ हो गया। तभी उसे एहसास हुआ उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। फाइट अभी खत्म नहीं हुई थी। एमसी ने एक नजर में एनिमीज को स्कैन कर लिया। उसकी लाल आईज तुरंत उनकी ताकत समझ गई। तो ये एक टियर 2 ब्लड ड्रिंकर है और उसके साथ 2 टियर 1 एम्ब्रेस्ड। उसके होंठों पर ठंडी स्माइल आई। अब तुम्हें खत्म करने का समय आ गया है। उसी समय ब्लड ड्रिंकर ने अपने साथी को आदेश दिया, जाओ प्रिंसेस को मार डालो, इस आदमी को मैं संभाल लूंगा। जी सर। दूसरा राइडर तुरंत प्रिंसेस की तरफ बढ़ गया, लेकिन प्रिंसेस अपने घायल राइडिंग बर्ड के पास भाग रही थी जो बर्फ पर तड़प रहा था। गोल्डन हेयर वाली प्रिंसेस बर्फ में गिरी हुई थी। फिर भी उसने एक पत्थर उठाया और चिल्लाई, अजनबी, एलरॉन्ड के नोबल्स को कमजोर मत समझो। एमसी ने पीछे मुड़कर देखा और हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है, मैं अपनी बात वापस लेता हूं। तभी ब्लड ड्रिंकर अपनी असली स्पीड के साथ सामने आया। बारबेरियन, ब्लड रेस की स्पीड महसूस करो। एक पल में उसकी पर्पल रैपियर बिजली की तरह चमकी और एमसी के शरीर को छू गई। एमसी ने दांत भींच लिए। ब्लड रेस की रैपियर, मुझे सावधान रहना होगा। वो अटैक खतरनाक था, लेकिन वह रुका नहीं। अच्छा हुआ बर्जरक स्टेट में एंड्योरेंस कई गुना बढ़ जाती है, वरना 100% पेन सेंसेशन के साथ ये असहनीय होता। अगले ही पल एमसी ने पलटवार किया। अब मेरी बारी। उसका जोरदार पंच सीधे ब्लड ड्रिंकर के चेहरे पर लगा। दुश्मन का चेहरा मुड़ गया और एमसी ने उसकी सोड वाली कलाई पकड़ ली। अब देखते हैं तलवार कैसे चलाते हो। ब्लड ड्रिंकर घबरा गया। सर, मैं बस एक पल के लिए केयरलेस हो गया था। एमसी ने उसे बर्फ में पटक दिया और ठंडी आवाज में बोला, नाइट नोबल्स के डिसेंडेंट होकर एक लोटियर बारबेरियन से इतनी आसानी से हार गए, शर्म नहीं आती? दूर बर्फ में दूसरा राइडर बेहोश पड़ा था। एमसी घायल था, लेकिन अब भी अडिग खड़ा था। उसने एनिमी की सोड बर्फ में गाड़ दी और बुदबुदाया, क्या मैजिक एम्पायर के नोबल्स में अब असली बैटल एक्सपीरियंस बचा ही नहीं? तभी उसने पीछे देखा। गोल्डन हेयर वाली लड़की जो अभी तक बहादुरी से लड़ रही थी, अपने घायल राइडिंग बर्ड फिलौरी को गले लगाए बर्फ में बैठी थी। उसकी पर्पल आईज आंसुओं से भरी थी। फिलौरी। बर्ड की आईज धीरे धीरे बंद हो गईं। उसकी चोंच से हल्की कंपन निकली और फिर सब शांत हो गया। लड़की ने उसे कसकर पकड़ लिया। शांति से आराम करो मेरे साथी, मेरे दोस्त। एमसी कुछ दूरी पर खड़ा उस सीन को देखता रहा। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया, ये मासूम चेहरा और इतना अलग पर्सनालिटी, अब समझ आया लोग इसके इतने दीवाने क्यों हैं। फिर उसने तुरंत खुद को संभाला। रुको, मैं क्या सोच रहा हूं, पहले जरूरी काम। वह मरे हुए ब्लड ड्रिंकर के पास गया और उसकी पॉकेट्स टटोलने लगा। प्रिंसेस ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। एमसी ने कॉइन्स और आइटम्स उठाते हुए हल्की स्माइल के साथ कहा, मेरे दोस्त, ये सब पैसा है। कुछ देर बाद दोनों बर्फ में आमने सामने खड़े थे। लड़की ने अपने बाल ठीक किए और शांत आवाज में बोली, नमस्ते अजनबी, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। फिर उसने हल्का सा सिर झुकाया। मेरा नाम फ्रीडिया एंटोनिया जोसेफिन गुडस्मिथ है, लेकिन तुम मुझे सिर्फ फ्रेया कह सकते हो। एमसी ने उसकी तरफ स्थिर नजरों से देखा। फ्रेया ने पूछा, और तुम्हारा नाम, तुम कहां से आए हो? एल्विन एरियन, उत्तर से। फ्रेया ने उसे ध्यान से देखा। ब्लेस्ड फर्स्ट सन। एल्विन थोड़ा चौंक गया। फ्रेया हल्का मुस्कुराई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें प्राचीन सागा लैंग्वेज आती होगी। एल्विन ने शांत स्वर में जवाब दिया,
ज्यादा नहीं, ये शूमा लैंग्वेज की पुरानी फॉर्म है। मैंने एलरॉन्ड कैपिटल की लाइब्रेरी की कुछ एंशिएंट बुक्स में पढ़ा था। फ्रेया की आईज हल्की चमक उठी। तभी एल्विन ने सीधा सवाल किया, वे लोग कौन थे और तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? फ्रेया ने ठंडी हवा में गहरी सांस ली। शायद तुम्हें यकीन ना हो, लेकिन मैं एलरॉन्ड एम्पायर की फर्स्ट प्रिंसेस हूं। एल्विन की ब्लू आईज एक पल के लिए स्थिर हो गईं। फ्रेया आगे बोली, मैं रॉयल एकेडमी के ग्रेजुएशन सेरेमनी में जा रही थी, तभी रास्ते में मुझ पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ। एल्विन ने तुरंत पूछा, लेकिन फिर तुम नॉर्दर्न आइस फील्ड्स तक कैसे पहुंच गई? यह जगह एलरॉन्ड बॉर्डर से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। फ्रेया ने पीछे गिरती बर्फ की तरफ देखा। क्योंकि मुझे असली जाल से बचना था। एल्विन बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। स्टोरी के इस हिस्से के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, मुझे और इंफॉर्मेशन जुटानी होगी। एलरॉन्ड, मैजिक एम्पायर, हेक्स, मॉडिफिकेशन और फॉरबिडन नेक्रोमैंसी के लिए मशहूर साम्राज्य, और अब उसी एम्पायर की फर्स्ट प्रिंसेस उसके सामने खड़ी थी, अकेली, अपने मरे हुए राइडिंग बर्ड के साथ। यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। बर्फ लगातार गिरती रही और दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। बहुत समय पहले एलरॉन्ड के लोग नोमैडिक ट्राइब्स हुआ करते थे। पूरी दुनिया उन्हें उनकी हीलिंग आर्ट्स के लिए जानती थी, लेकिन धार्मिक कट्टरपंथियों ने उन्हें उनकी जमीन से निकाल दिया। मजबूर होकर वे पलाडिया के उत्तरी बंजर मैदानों में जा बसे। सर्वाइवल के लिए उन्होंने मॉन्स्टर्स से लड़ने के नए तरीके खोजे। हीलर, मैजेस, धीरे धीरे ब्लड मैजेस और बॉडी मॉडिफायर्स बन गए। उन्होंने हेक्स मॉडिफिकेशन की कला में महारत हासिल कर ली, और फिर जन्म हुआ एक फॉरबिडन आर्ट का, नेक्रोमैंसी, एक ऐसी शक्ति जो हड्डियों और आत्माओं को नियंत्रित कर सकती थी। एलरॉन्ड ने एक सीक्रेट रिचुअल भी बनाया जो इंसानी शरीर को पूरी तरह बदल सकता था। एलरॉन्ड सीक्रेट राइट। नोबल्स को रेयर और पावरफुल मॉडिफिकेशंस मिलते थे, लेकिन आम लोगों को मास प्रोड्यूस्ड बॉडी चेंजेस दिए जाते थे। किसी को बुल जैसी ताकत मिलती, किसी को गोरिल्ला जैसी आर्म्स। धीरे धीरे वे इंसान कम और मॉन्स्टर्स ज्यादा लगने लगे। तभी से एलरॉन्ड के लोगों को दुनिया का सबसे विचित्र समूह माना जाने लगा। कोई नहीं जानता था कि उनके बदले हुए शरीरों के पीछे कितनी खतरनाक शक्ति छिपी है। इसी वजह से एलरॉन्ड के रूलर को डीमन किंग कहा जाता था। बर्फ में खड़ी फ्रेया यह पूरा इतिहास एल्विन को शांत आवाज में सुना रही थी। एल्विन ध्यान से उसकी हर बात सुन रहा था। क्या तुम अभी भी सुन रहे हो? फ्रेया ने पूछा। बिल्कुल, एल्विन ने जवाब दिया। फ्रेया ने गहरी सांस ली। रॉयल एकेडमी में मुझ पर हुआ असैसिनेशन अटेम्प्ट सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था। असली जाल राजधानी की तरफ जाने वाले रास्ते पर बिछाया गया था। एनिमी फोर्सेस वहीं मेरा इंतजार कर रही थी। उसने बर्फ पर बने नक्शे की तरफ इशारा किया। इसीलिए मैंने अपने साथियों से अलग होकर नॉर्दर्न आइस फील्ड्स का रास्ता चुना। मुझे लगा यहां दुश्मन कम होंगे। एल्विन ने शांत स्वर में कहा, और तुम्हारा अंदाजा गलत निकला। फ्रेया ने हल्का सा मुंह बनाया। मैं सोच रही थी कि सब संभाल लूंगी। एल्विन मन ही मन मुस्कुराया। कौन सोच सकता था कि यही मासूम प्रिंसेस आगे चलकर एलरॉन्ड की ब्लड क्वीन बनेगी और पूरी क्लास सिस्टम के खिलाफ रिवॉल्यूशन शुरू करेगी। लेकिन उसने अपनी सोच वहीं रोक दी। अभी वह भविष्य बदलना चाहता था। उसने फ्रेया की तरफ देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फ्यूचर की 43वें डीमन किंग का इतना इनोसेंट साइड भी होगा। तभी एल्विन अचानक झुका और घायल दुश्मन का कॉलर पकड़ लिया। फ्रेया चौंक गई। एल्विन ने ठंडी आवाज में पूछा, एलरॉन्ड में कितने लोग ब्लड रेस मॉडिफिकेशन रिचुअल में महारत रखते हैं? घायल एनिमी दर्द से कराहा। एल्विन की पकड़ और मजबूत हो गई। फ्रेया ने पीछे से पूछा, तुम ये क्यों जानना चाहते हो? एल्विन ने उसकी तरफ देखा। क्या तुम नहीं जानना चाहती कि तुम्हें मारने का आदेश किसने दिया? फ्रेया की पर्पल आईज चौड़ी हो गईं। रुको, क्या तुम्हें पता है? एल्विन कुछ पल आसमान की तरफ देखता रहा। बर्फ लगातार गिर रही थी और दूर पहाड़ बादलों में छिपे हुए थे। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, असल सवाल यह नहीं है कि आदेश किसने दिया। असली सवाल यह है कि क्यों दिया और अभी उनका मकसद क्या है। उसने एनिमी को वापस बर्फ पर फेंक दिया और सीधा खड़ा हो गया। तुमने कहा था कि राजधानी के रास्ते में असली जाल था, उसका मतलब? फ्रेया ने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखा। मतलब वही जो मैंने कहा। हमला सिर्फ मुझे रास्ता बदलने पर मजबूर करने के लिए था। असली प्लान राजधानी पहुंचने से पहले मुझे खत्म करना था। एल्विन ने धीरे से कहा, तो इसका मतलब राजधानी के अंदर भी कोई है, कोई जो चाहता है कि तुम वहां पहुंचने से पहले मर जाओ। फ्रेया के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आई। अब तुम समझ गए। कुछ पल दोनों चुप रहे।
सिर्फ बर्फ गिरने की आवाज आ रही थी। फिर एल्विन ने अपनी बाहें बांधी। तो तुम्हें राजधानी पहुंचना है? हाँ, बिना माउंट के, बिना एलाइज के, और दुश्मन को पता है कि तुम अब भी जिंदा हो। फ्रेया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इसीलिए मुझे किसी स्ट्रॉन्ग और थोड़े स्मार्ट साथी की जरूरत है। एल्विन की ब्लू आईज हल्का चमक उठी। उसके सामने अब सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, यह एक नया मिशन था। तुम एक और ग्रुप को भूल रही हो। कौन? एमसी ने बर्फ में पड़े घायल सैनिक की तरफ देखा। नेक्रोमैंसर्स, है ना मिस्टर? मैं बहुत अच्छे से मरा हुआ बनने की एक्टिंग कर रहा हूं। कुछ सेकंड तक पूरी बर्फीली घाटी में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक वो मरा हुआ सैनिक हिलने लगा। उसका शरीर काले धुएं में बदलने लगा, हड्डियां चटकने लगीं, उसका आधा चेहरा स्केलेटन जैसा बन गया और मुंह से खून टपकने लगा। फ्रेया एक कदम पीछे हट गई। एमसी की नीली आंखें तेज हो गईं। स्पेल मार्क्स, बोन कंट्रोल, कॉर्प्स प्रॉक्सी और लॉन्ग डिस्टेंस सोल प्रोजेक्शन। उसने ठंडी आवाज में कहा, एलरॉन्ड नेक्रोमैंसी फैक्शन, हिपोक्रेटिक स्कूल का हाई रैंक मैजिशियन। नेक्रोमैंसर धीरे धीरे हंसने लगा। उसकी हड्डियों जैसी उंगलियों से बैंगनी चिंगारियां निकल रही थीं। इंप्रेसिव, उसने ताली बजाते हुए कहा। जैसी उम्मीद थी प्रिंसेस एंटोनिया से। 1000 टावर्स सिटी का मैजिक सैंक्चुअरी खुलने के बाद तुम पहली प्रतिभाशाली स्टूडेंट बनी जो एकेडमिक मेज के रूप में टॉप पर पहुंची। उसकी आवाज और ठंडी हो गई। अगर इस ऑपरेशन को उन महान लोगों का सपोर्ट नहीं मिला होता तो शायद तुम सच में भाग निकलती। उसने उंगलियां चटकाईं। अचानक बर्फ पर एक विशाल पर्पल मैजिक सर्कल चमक उठा। मरे हुए ब्लड रेस सोल्जर्स के शरीर कांपने लगे। काली परछाइयां उनके शरीरों से निकलकर नेक्रोमैंसर के चारों ओर घूमने लगीं। फ्रिया ने घबराकर कहा, ब्लड ड्रैगन ग्रैंड ड्यूक समेत कुल 12 नोबल फैमिलीज हैं, लेकिन क्या वे सच में रॉयल फैमिली की हत्या तक जा सकते हैं? एमसी ने अपनी मुट्ठी भींच ली। इस बार कहानी अलग होगी। नेक्रोमैंसर की मैजिक पावर अचानक भड़क उठी। बर्फ पर पड़े शव धीरे धीरे उठने लगे। उनकी खाली आंखों में बैंगनी रोशनी चमक रही थी। फ्रेया का चेहरा पीला पड़ गया। हिपोक्रेटिक स्कूल, उसने बुदबुदाया। ये लोग अनडेड पपेट्स बनाने में माहिर होते हैं। एमसी ने अपनी तलवार बाहर निकाली। ठंडी हवा में ब्लेड चमक उठी। लगता है लड़ाई अभी शुरू हुई है। पर्पल मैजिक सर्कल और तेज चमकने लगा। चारों तरफ बर्फीली हवा गरज रही थी और उसी ठंडी घाटी में एक नई और कहीं ज्यादा खतरनाक लड़ाई शुरू होने वाली थी। बर्फीले पहाड़ी दर्रे पर भारी स्नोफॉल हो रही थी, लेकिन एमसी को अब ठंड महसूस नहीं होती थी। उन डेडली ट्रायल्स के बाद उसका शरीर बदल चुका था। उसने सामने खड़े विशाल अनडेड मैजिशियन की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, माफ करना बीच में पूछ रहा हूं, लेकिन तुम अभी सिर्फ टियर 4 पर हो, अभी टियर 5 तक नहीं पहुंचे, सही? क्राउन्ड विजर्ड का आधा कंकाल चेहरा अजीब मुस्कान में बदल गया। 50 साल से ज्यादा समय तक उसने फ्लेमिंग सोर्ड पाथ पर चलकर अपनी शक्ति हासिल की थी। उसने पूरी आर्मीज को खत्म किया था और अब एक सफेद बालों वाला बार्बेरियन लड़का उससे कैजुअली सवाल पूछ रहा था। विजर्ड धीमे से बोला, हाँ, मैं अभी भी टियर 5 से नीचे हूं। हालांकि मैं फाइनल क्राउन हासिल करने वालों में से हूं, लेकिन परफेक्ट वन से अभी भी बहुत दूर हूं। उसकी खाली आई सॉकेटेट्स बैंगनी रोशनी से चमक उठी। क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? एमसी ने कंधे उचकाए। नहीं भी नहीं, बस पूछ रहा था। कुछ सेकंड की खामोशी रही, फिर विजर्ड हंस पड़ा। अगले ही पल उसका शरीर म्यूटेट होने लगा। हड्डियां टूटने लगीं, लाल मांस बाहर फैलने लगा। उसकी पीठ के पीछे एक विशाल स्केलेटल मॉन्स्टर उभर आया। पसलियां कैथेड्रल आर्चेस की तरफ फैल गईं। हरी आंखें अंधेरे में जलने लगीं। पूरी घाटी में हड्डियों के घिसने की आवाज गूंज उठी। विजर्ड शांत आवाज में बोला, अगर हमारे गॉड की कृपा और लोगों तक पहुंचानी जरूरी ना होती तो मैं तुम्हें पर्सनली मारने में दिलचस्पी भी नहीं लेता। एमसी ने पीछे खड़ी मीरा की तरफ देखा। उसके सुनहरे बाल बर्फीली हवा में उड़ रहे थे। डरो मत, एमसी ने कहा, मैं इससे बात करता हूं। मीरा ने घबरा कर कहा, बात? वो जायंट बोन मॉन्स्टर समन कर रहा है? हाँ, देखा मैंने। एमसी मुस्कुराया, वही डेंजरस मुस्कान जिससे मीरा हमेशा डरती थी। फिर उसने विजार्ड से कहा, तुमने खुद कहा था कि इतने टैलेंटेड जूनियर को मारना वेस्ट होगा। विजर्ड कुछ पल के लिए रुक गया। एमसी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। अचानक उसने मीरा को उठाकर अपनी पीठ पर लाद लिया। क्या तुम भूल गए? एमसी चिल्लाया, हम बारबेरियंस के पास विंडफुट स्किल होती है। और अगले ही सेकंड वो बिजली की तरह भागा। बर्फ पर उसके पैरों के निशान तक नहीं बने।
विजर्ड कुछ पल शॉक में खड़ा रह गया। तभी उसका अधूरा स्केलेटल जनरल उसके सामने ढह गया। क्या? विजर्ड चीखा। उसे कैसे पता चला कि मेरा स्केलेटन जनरल अभी स्टेबल नहीं था? पहाड़ों के ऊपर दौड़ते हुए एमसी ने पीछे मुड़कर देखा। अब विजर्ड पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुका था। हरे पंख, चमकती हड्डियां और लाल मांस से बना टेरिफाइंग मॉन्स्टर। तुम भाग नहीं सकते बारबेरियन, एमसी हंस पड़ा। अलविदा मिस्टर क्राउन्ड विजर्ड, मीरा ने उसकी पीठ पर मुक्का मारा। तुम पूरी तरह पागल हो, एमसी ने हंसते हुए जवाब दिया। शायद, लेकिन हम अभी जिंदा हैं। पीछे से विजर्ड की गूंजती आवाज आई। उन्हें पकड़ो, पीछा करो। एमसी की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। टियर 4 बनाम टियर 5। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। एमसी के दिमाग में काउंटडाउन चल रहा था। 1 सेकंड। वह मीरा को पीठ पर उठाए बर्फीले मैदान में दौड़ रहा था। पीछे से क्राउन्ड विजर्ड की चीख गूंज रही थी। अब वह हवा में उड़ रहा था। उसके हरे पंख बर्फीले तूफान को चीर रहे थे। 2 सेकंड। हिलो मत, मीरा चिल्लाई। एमसी ने पीछे देखकर कहा, अरे इतनी बेशर्मी। तुम कहां हाथ लगा रहे हो मुझे? एमसी झल्ला गया। अभी यही डिस्कस करने का टाइम है। उसी पल उसके हाथों में नीली रोशनी चमकी। लाइट बेंडिंग क्रॉसबो एक्टिवेटेड। 3 सेकंड। एमसी मुस्कुराया और पीछे मुड़कर चिल्लाया, तुम बहुत स्लो हो। 4था सेकंड। बूम! पूरा आसमान लाल और गुलाबी रोशनी से भर गया। एमसी का बोल्ट सीधे क्राउन्ड विजर्ड के शरीर में जा घुसा, ठीक उसकी वीकेस्ट एनर्जी पॉइंट पर। बिजली फटी, चिंगारियां उड़ी। विशाल मॉन्स्टर हवा में उल्टा घूमता हुआ नीचे गिरने लगा। कुछ पल के लिए पूरा बैटलफील्ड शांत हो गया। एमसी ने मीरा को नीचे उतारा। दोनों उस जायंट रेड मॉन्स्टर के सामने खड़े थे। उसके सींग बर्फ में धंसे थे और शरीर से धुआं निकल रहा था। अब सेफ है। मीरा ने पहले मॉन्स्टर को देखा, फिर एमसी को। तुमने कैसे पता लगाया कि ठीक 4 सेकंड में उसकी ओपनिंग आएगी? एमसी ने कंधे उचकाए। गैस था। गैस। लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। मॉन्स्टर फिर से हिलने लगा। बाहर बहुत हैवी रेन हो रही थी। एवनमोर, एलरॉन एम्पायर की कैपिटल, पूरी तरह फॉग और स्टॉर्म में डूबी हुई थी। रेड रूस वाले घर, ऊंची टावर्स और पहाड़ी पर बना ह्यूज शॉनब्रून पैलेस, सब कुछ डार्क क्लाउड्स के नीचे छिप गया था, जैसे पूरा सिटी पहले से जानता हो। समथिंग बैड इज अबाउट टू हैपन। पैलेस के मेन हॉल में एक प्रिंस तेज कदमों से चल रहा था। पिंक हेयर, शार्प ब्राउन आईज, व्हाइट और पिंक रॉयल आउटफिट। उसके हाथ में एक ब्लैक फेदर था, जिसे वो इतनी टाइटली पकड़कर चल रहा था जैसे वही उसकी लास्ट होप हो। ब्लैक एंड व्हाइट चेकर फ्लोर पर उसके फुटस्टेप्स की आवाज पूरे हॉल में एको कर रही थी। उसके फेस पर न स्माइल थी न फियर, सिर्फ डिटर्मिनेशन थी। उसे सिर्फ एक जगह जाना था, फादर के रूम में। डीमन किंग, एलरॉन का किंग, गोल्डन बेड पर हाफ लीन होकर पड़ा था। कभी वो एक पावरफुल रूलर था, लेकिन अब इलनेस ने उसका बॉडी तोड़ दिया था। वाइट ग्रे हेयर, टायर्ड फेस, हेवी आईज। फिर भी उसकी आईज में पुरानी अथॉरिटी अभी भी बाकी थी। प्रिंस ने डोर खोला और सीधे अपने फादर के सामने नील डाउन कर गया। उसने कहा, फादर, प्रिंसेस सिस्टर का अभी तक कोई ट्रेस नहीं मिला। रूम में साइलेंस छा गया। किंग ने गोल्डन क्लॉथ को टाइटली पकड़ लिया। उनकी फिस्ट्स बंद हो गई। फिर वो एंग्री और हार्ड वॉइस में बोले, नो, जब तक तुम डीमन किंग का थ्रोन ऑफिशियली टेक ओवर नहीं करते, इंपीरियल गार्ड एवनमोर लीव नहीं करेगा। एक पल रुककर उन्होंने सीधे प्रिंस की आईज में देखा। और तुम खुद भी कहीं नहीं जाओगे। प्रिंस शॉक हो गया। व्हाट? उसने तुरंत कहा, लेकिन फादर, थ्रोन तो सिस्टर को मिलना था ना, वही ट्रू हेयर है। किंग ने एक लंबी हैवी साई ली। उनका फेस थोड़ा सॉफ्ट हुआ, लेकिन पेन और क्लियर दिखने लगा। स्लो वॉइस में बोले, एवनमोर केओस में नहीं डूब सकता। फिर उनकी वॉइस और हैवी हो गई। मैं कभी भी कोलैप्स हो सकता हूं, और तुम्हारी सिस्टर पूरी तरह आउट ऑफ कॉन्टेक्ट है। प्रिंस का फेस डार्कनेस में छिप गया। उसकी आईज शैडो में गायब हो गई। सिर्फ उसकी टाइट जॉलाइन दिख रही थी। वो चुप था, लेकिन अंदर से टूट रहा था। किंग ने लाउड वॉइस में कहा, एलरॉन को एक ऐसे सक्सेसर की जरूरत है जो किसी भी मोमेंट थ्रोने संभाल सके। प्रिंस ने सिर झुका लिया। उसकी आईज बंद थी। शोल्डर्स भारी लग रहे थे, जैसे एक इनविजिबल बर्डन अभी उसके ऊपर गिर गया हो। फिर उसने काम बट फर्म वॉइस में कहा, फादर, आई अंडरस्टैंड।
वो धीरे से खड़ा हुआ, रेड कारपेट पर वॉक करता हुआ डोर की तरफ बढ़ने लगा। उसकी शैडो उसके पीछे फैल रही थी, ह्यूज और स्ट्रेंज, जैसे क्राउन का वेट पहले से ही उसके ऊपर आ गया हो, जैसे उसकी शैडो किसी मॉन्स्टर की हो। डोर तक पहुंचकर वो रुक गया, एक पल तक साइलेंट खड़ा रहा, फिर मुड़कर दोनों नीज पर बैठ गया और अपनी फिस्ट ग्राउंड पर रख दी। हेड नीचे था, लेकिन वॉइस में बिल्कुल वीकनेस नहीं थी। देन आई वॉलंटियर माई सेल्फ। मैं इंपीरियल गार्ड के सिल्वर नाइट्स को लीड करूंगा। मैं सिस्टर को ढूंढकर वापस लेकर आऊंगा। येलो आर्चेस वाले हॉल में उसकी वॉइस जोर से इको हुई। किंग ने अपने बेटे को देखा, काफी देर तक देखते रहे। एक मोमेंट के लिए उनका फेस सॉफ्ट पड़ गया, आईज बंद हो गईं, जैसे वो पेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हों। उनके लिप्स हल्के से ट्रेंबल हुए और फिर एक किंग नहीं, एक फादर बोला, एफ्रोडाइटी, मेरी सबसे प्यारी डॉटर, तुम आखिर हो कहां? रूम की वॉल पर एक गोल्डन फ्रेम फोटो लगी हुई थी। उस फोटो में एक हैप्पी फैमिली थी। एक यंग किंग रेड रॉयल यूनिफॉर्म में प्राउडली खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। एक गोल्डन हेयर वाली क्वीन रॉयल चेयर पर बैठी हुई, चेहरे पर वार्म स्माइल लिए। उनकी लैप में एक छोटा पिंक हेयर वाला बच्चा, और उनके पास खड़ी थी एक छोटी फेयर गर्ल ब्लू ड्रेस में शाय स्माइल के साथ। वो फैमिली कभी कंप्लीट थी। क्वीन जा चुकी थी, किंग मर रहे थे, प्रिंसेस मिसिंग थी, और वो छोटा बच्चा जो कभी अपनी मदर की लैप में था, आज वही अपनी सिस्टर को वापस लाने की ओथ ले चुका था। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है हमारी एमसी की फाइट को। एमसी ने एक पावरफुल मैजिकल अटैक किया, जिससे पूरा आईसी बैटलफील्ड हिल गया। चारों तरफ लाइट फैल गई, मॉन्स्टर पीछे हट गया और भाग गया। एमसी प्रिंसेस को अपने शोल्डर पर उठाकर दौड़ने लगा। प्रिंसेस ने पूछा, तुम कौन हो? एमसी ने जवाब दिया, मैं बस एक बर्बेरियन हूं। प्रिंसेस बोली, झूठे, असली नॉर्थ के लोग खुद को नॉर्थर्नर कहते हैं, बर्बेरियन नहीं। प्रिंसेस ने पूछा, एक बर्बेरियन को मैजिक के बारे में इतना कैसे पता, खासकर नेक्रोमेंसी जैसी रेयर मैजिक के बारे में? लड़के ने कहा, मैं रीजन नहीं बता सकता, बस मान लो। मिमीर ने मेरे कान में फुसफुसाया। कुछ देर बाद प्रिंसेस ने कहा, मैं किंगडम की ईल्डेस्ट प्रिंसेस हूं। 2 बार मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। गोल्डस्मिथ फैमिली आपको रिवॉर्ड देगी। तेज हवा चली और प्रिंसेस का कपड़ा उड़ गया। ये सफेद है, मत देखो। हीरो उसे देखता रह गया। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं सफेद की नहीं, उस व्हाइट टाइड की बात कर रहा हूं। चलो यहां से चलते हैं। इतना बोल के हमारा एमसी प्रिंसेस को अपने कंधे पर उठाता है और एक झोपड़ी के अंदर ले जाता है। दोनों एक बर्फीली झोपड़ी में बैठे थे। अंदर आग जल रही थी और बर्तन में खाना पक रहा था। एमसी एलियन चाय पीते हुए पूछता है, अगर मैं बीच में नहीं आता तो तुम उन 3 वेम्पायर से कैसे निपटती? राजकुमारी एक सुनहरी फूलों वाली माला निकालती है। ये देखो। एलियन माला देखकर समझ जाता है, एक जेम स्क्रोल। अगर तुमने इसे इस्तेमाल किया होता तो वो तीनों शुरुआत में ही खत्म हो जाते। फिर एलियन पूरी घटना के पीछे के असली दुश्मन के बारे में सोचता है। अगर तुम्हारी मौत हो जाती तो सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलता? राजकुमारी जवाब देती है, शायद मेरे छोटे भाई ऑटो को। एलियन कहता है, ऑटो ऊपर से कमजोर और अजीब दिखता है, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। अगर तुम मरती तो शक उसी पर जाता, असली फायदा किसी और को मिलता। इसके बाद एलियन एलरॉन की राजनीति समझाता है। डीमन किंग बहुत बीमार है। अगर ऑटो उत्तराधिकारी बनता है तो सुधारवादी आम लोग और रूढ़िवादी कुलीनों के बीच संघर्ष और बढ़ जाएगा। इस हालात का सबसे बड़ा फायदा उस तीसरे गुट को होगा जिसके पास सबसे ज्यादा संसाधन है। राजकुमारी तुरंत समझ जाती है, अनडेड फैक्शन। स्थिति समझने के बाद राजकुमारी तुरंत इवन मोर लौटने की बात करती है, लेकिन एलियन उसे रोक देता है। इस केबिन से बाहर निकली तो व्हाइट टाइड में कुछ ही सेकंड में जम जाओगी। राजकुमारी कहती है कि वो एलरॉन को खतरे में नहीं छोड़ सकती। तब एलियन उसे शांत होकर समझाता है, व्हाइट टाइड ज्यादा से ज्यादा 3 दिन चलेगा। इस दौरान अनडेड फैक्शन कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगा। उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम अभी जिंदा हो और तुम्हें हत्या की सच्चाई पता है।
राजधानी तक सुरक्षित पहुंच जाना ही तुम्हारी पहली जीत होगी। प्रिंसेस गंभीर स्वर में कहती है, लेकिन मैं अनडेड फैक्शन की चालों को अनदेखा नहीं कर सकती। एमसी शांत होकर जवाब देता है, समझ गया। इसके बाद प्रिंसेस उसके करीब आकर एक प्रस्ताव रखती है। अभी मैं तुम्हें कोई जागीर या उपाधि नहीं दे सकती, लेकिन अगर तुम मेरे ब्लैक नाइट बनने को तैयार हो, बदले में मेरे पास देने के लिए केवल मैं खुद हूं। एमसी तुरंत घबरा जाता है। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा अपना भी एक मिशन है। अगर तुम सच में एहसान चुकाना चाहती हो तो सही समय आने पर एलरॉन का एक सीक्रेट राइट मेरे लिए पूरा करना। प्रिंसेस थोड़ी देर सोचकर जवाब देती है, ठीक है, जब तक वो कोई प्रतिबंधित राजकीय अनुष्ठान नहीं है, मैं अपनी शक्ति लौटने के बाद उसे पूरा कर दूंगी। लेकिन किस तरह का राइट चाहिए, उसकी सामग्री पहले से तैयार करनी होगी। एमसी कहता है, उसे शब्दों में समझाना आसान नहीं है, मुझे याद करना होगा। इसके बाद एमसी अपनी कोर टैलेंट रिशेप द वर्ल्ड सक्रिय करता है। नीली बिजली उसके हाथों से निकलती है और हवा में एक विशाल जादुई ब्लूप्रिंट बन जाता है। चमकती नीली रेखाएं पूरे कमरे में फैल जाती हैं। प्रिंसेस उस संरचना को देखकर पूछती है, ये क्या है? एमसी समझाता है, ये ऐसा राइट है जो बड़ी संख्या में टीयर 3 स्तर के लोगों को तैयार कर सकता है। फिर वो पूछता है, कोई समस्या है? प्रिंसेस गंभीर होकर कहती है, क्या तुम सच में एक युद्ध रोकने की कोशिश कर रहे हो? एमसी जवाब देता है, यह शक्ति युद्ध रोकने के लिए नहीं बनाई गई। शक्ति अपने आप में ना अच्छी होती है ना बुरी। अच्छाई और बुराई लोगों में होती है। और इस ब्लूप्रिंट को अभी जो देख रहा है वो एक डीमन किंग है। उसी समय एमसी के मन में इस शरीर के असली मालिक की यादें उभरने लगती हैं। टाइटन स्पिरिट से जुड़ी पुरानी स्मृतियां पहले से अधिक स्पष्ट हो जाती हैं। फिर वो प्रिंसेस को याद दिलाता है, और मैं तुम्हारे मिशन को भी नहीं भूला हूं। उस जले हुए गांव के पीछे की सच्चाई खोजनी है। इसके बाद एमसी रिचुअल की सामग्री के बारे में बताता है। ज्यादातर सामग्री ब्लैक मार्केट में मिल जाएगी, लेकिन एक चीज बेहद दुर्लभ है, ड्रैगन ब्लड। प्रिंसेस गंभीर होकर उसकी आंखों में देखती है। गोल्डस्मिथ राज परिवार में अनुबंध पवित्र माना जाता है। एक बार हस्ताक्षर हो जाएं, तो उसे मृत्यु तक निभाना पड़ता। 3 दिन बाद एलरॉन के उत्तर में बसे फेमस ट्रेडिंग सिटी फ्लांडर की संकरी गलियों में 2 यात्री दाखिल हुए। हम पहुंच गए, प्रिंसेस ने एक्साइटेड होकर कहा, हाथ हवा में लहराते हुए। उसके साथ चल रहा था एक रहस्यमयी वॉरियर, एमसी। सफेद बाल, नीली आंखें और बेहद शांत चेहरा। एमसी ने घोड़े की लगाम कसकर पकड़ी और धीरे धीरे सिटी के अंदर बढ़ा। उसकी शार्प आइज हर कोने को स्कैन कर रही थी। इन लो लेवल मॉन्स्टर्स को मैंने गेम में पहले देखा था, लेकिन असल दुनिया में इन्हें देखना कंप्लीटली डिफरेंट फीलिंग है। गलियों में बुल हॉर्न और लायन फेस मॉन्स्टर्स भारी सामान उठाए चिल्ला रहे थे, रास्ता दो, रास्ता खाली करो। अचानक एमसी की आवाज धीमी हुई, सावधान, कोई हम पर नजर रख रहा है। प्रिंसेस तुरंत घबरा गई, क्या हम पकड़े गए? एमसी ने बिना घबराए जवाब दिया, अभी नहीं। दूर अंधेरे में खड़े 2 सस्पिशियस लोग उन्हें ध्यान से देख रहे थे। उनमें से एक धीमे स्वर में बोला, इनका डिस्गाइज बहुत ऑब्वियस है, ये सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए है। असल खतरा पीछे छिपा हुआ है। प्रिंसेस ने अपनी छोटी पाउच खोली, अंदर कुछ गोल्ड कॉइन्स चमक उठे। मैं बस इतने कॉइन्स लाई हूं, क्या ये काफी होंगे? एमसी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सच कहूं, सिर्फ मेरी ताकत से तुम्हें सेफली वापस ले जाना आसान नहीं होगा। उसकी आंखें धीरे धीरे शहर के सबसे अंधेरे हिस्से की तरफ उठीं, और यहां मैजिकल मटेरियल सिर्फ एक जगह मिलते हैं। फ्लांडर का ब्लैक मार्केट? प्रिंसेस ने हैरानी से पूछा, लेकिन हम ब्लैक मार्केट में एंटर कैसे करेंगे? एमसी हल्का सा मुस्कुराया, चिंता मत करो, मिमीर रास्ता बता देगी। कुछ देर बाद एमसी कबूतरों के बीच खड़ा हुआ और उसने धीमे स्वर में एक रहस्यमयी संकेत बोला, आधी रात का पहर मन को साफ करता है। यही था वो सीक्रेट पासवर्ड जो ब्लैक मार्केट का दरवाजा खोलता था। फ्लांडर की छतों पर कबूतर उड़ रहे थे और नीचे एक नई कहानी जन्म ले रही थी। एमसी एक पुराने बेंच के पास खड़ा था। पास ही एक रहस्यमयी आदमी बैठा था, ब्राउन कोट और ऑरेंज हैट पहने हुए, कबूतरों को दाना खिला रहा था। एमसी ने शांत आवाज में पूछा, तुम कौन हो?
वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया। किसी सेलर की रिकमेंडेशन के बिना हम नए लोगों को मार्केट में एंट्री नहीं देते। प्रिंसेस ने हैरानी से एमसी की तरफ देखा। ये कैसी बातें कर रहा है? क्या इसका ब्लैक मार्केट से कनेक्शन है? एमसी हल्का सा मुस्कुराया। अगर मैं हार्मिस का मैसेंजर हूं तो? वो आदमी अचानक चौंक गया। इतना बड़ा बॉन्टी? लेकिन तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम इतना वेट कैरी कर रहे हो। एमसी ने बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब दिया। गलतफहमी है, मैं कोई व्यापारी नहीं हूं। इतना कहकर उसने अपनी हथेली खोली। उसकी हथेली में एक गोल्डन रिंग चमक रही थी जिसमें लाल रंग का जेमस्टोन जड़ा हुआ था। क्या ये एक्सेप्टेबल है? वो आदमी गर्म रिंग देखते ही स्टन्ड रह गया। मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम एक एल्केमिस्ट हो। तुम्हारा अपीयरेंस इतना साधारण था। एमसी ने ठंडे सुर में कहा। सफर में जरूरत से ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट करना अच्छी बात नहीं होती। अचानक एमसी ने रिंग एक्टिवेट कर दी। एक्टिवेट कोर रीशेप द वर्ल्ड। नीली रोशनी अचानक फट पड़ी। गोल्डन रिंग टूटकर चमकते टुकड़ों में बिखर गई और उसके अंदर से एक टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकली। गर्म की आंखें डर से फैल गई। एमसी ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो कुछ देर बाहर वेट करो। गर्म तुरंत झुक गया। जी मैं अभी जाता हूं। कुछ देर बाद गोल्डन लाइट टेवर्न के अंदर एमसी और प्रिंसेस आमने सामने बैठे थे। प्रिंसेस ने धीरे से पूछा, क्या ब्लैक मार्केट में कोई डेडिकेटेड एल्केमिस्ट नहीं होता? एमसी ने जवाब दिया, ब्लैक मार्केट इलीगल बिजनेस है। कोई भी असली एल्केमिस्ट इसमें डीपली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। वो कुछ पल रुका, फिर हल्का मुस्कुराया। लेकिन मेरे लिए जब तक पेमेंट अच्छी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तभी गर्म वापस लौट आया। उसने सम्मान से सिर झुकाया। रिस्पेक्टेड एल्केमिस्ट, नाइट स्ट्रीट में आपका स्वागत है। आपको यहां आपकी जरूरत की हर चीज मिल जाएगी। इसके बाद वे दोनों एक अंधेरी केव के रास्ते आगे बढ़े। पत्थरों के पीछे मशालों की रोशनी चमक रही थी और फिर उनके सामने एक पूरा अंडरग्राउंड सिटी जगमगा उठा। अवैध दुकानों की कतारें, रहस्यमयी लोग, काले कपड़ों में व्यापारी और हवा में तैरती जादुई ऊर्जा। एमसी की नीली आंखें हल्के से चमकी। गेम की मेमोरीज आप सच बनती जा रही हैं। नाइन्थ स्ट्रीट, ब्लैक मार्केट लेबोरेटरी। एमसी ने अपनी मुट्ठी कस ली और अचानक एक भयानक शक्ति जाग उठी। एक्टिवेट रीशेप द वर्ल्ड। गुलाबी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। उस रोशनी के बीच एक विशाल स्टोन फेस प्रकट हुआ। खोपड़ी जैसा चेहरा, डरावना, मानो किसी एंशिएंट मॉन्स्टर की आत्मा हो। एमसी ने उसे अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। गोल्डन लाइट टेवर्न, सेकंड फ्लोर। गोल चश्मा और सफेद मूंछों वाला बूढ़ा आदमी मिस्टर जब्बा शॉक में खड़ा रह गया। हे देवी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी अल्केमी कभी नहीं देखी। प्रिंसेस भी पूरी तरह स्टंट थी। ये सच में काम कर गया? एमसी हल्का सा मुस्कुराया। इसका रिवॉर्ड कम से कम 1000 गोल्ड कॉइन्स होगा। उसने शांत स्वर में आगे कहा, हमें जो मटेरियल चाहिए उनकी लिस्ट तैयार करो, बाकी पेमेंट उसी से हो जाएगी। मिस्टर जब्बा तुरंत झुक गया। रिस्पेक्टेड एल्केमिस्ट, वैल्यूएशन का काम मैं आपको सौंपता हूं। कृपया सेकंड फ्लोर पर आइए। वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। ऊपर एक बड़ी टेबल पर रंग बिरंगी बॉटल्स, पुराने पेपर्स और मैजिकल मटेरियल्स बिखरे पड़े थे। जब्बा ने उत्सुकता से पूछा, आपने किस मास्टर के अंडर ट्रेनिंग ली है? इतनी कम उम्र में इतनी टेरिफाइंग एल्केमी? एमसी ने बिना रुके जवाब दिया, जेनोवा ट्रेड यूनियन के मास्टर एडवर्ड एलरिक। जब्बा अचानक कंफ्यूज हो गया। एडवर्ड एलरिक? मैंने ऐसा नाम पहले कभी नहीं सुना। एमसी हल्का सा मुस्कुराया और आंख मार दी। स्वाभाविक है, वो एक फिक्शनल नॉवेल का कैरेक्टर है। प्रिंसेस का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या? फिक्शनल कैरेक्टर? अचानक एमसी के हाथ में नीली एनर्जी चमकी। उसके सामने एक मैजिकल प्लेट प्रकट हुई। कोर रीशेप द वर्ल्ड। नीली रोशनी के बीच उसने इक्विपमेंट का एनालिसिस शुरू कर दिया। प्रिंसेस तुरंत बोल पड़ी, रुको, तुम सच में इसका वैल्यूएशन कैसे करोगे? सिर्फ किसी फिक्शनल मास्टर का नाम लेकर? एमसी ने उसकी तरफ देखे बिना जवाब दिया, रिलैक्स, मेरे अपने मेथड्स हैं। कुछ देर बाद
एमसी ने लिस्ट उठाकर जब्बा को थमा दी। मिस्टर जब्बा, वैल्यूएशन कंप्लीट। इस लिस्ट की सारी आइटम्स तैयार करवाओ। जब्बा खुशी से लगभग झुक गया। बहुत बहुत धन्यवाद रिस्पेक्टेड एल्केमिस्ट। सनसेट से पहले सब कुछ एल्केमिस्ट एसोसिएशन की लेबोरेटरी में पहुंचा दिया जाएगा। 2 घंटे बाद प्रिंसेस ने गहरी सांस ली। ठीक है, आप समझ में आया। जब्बा ने अपनी हैट उठाई। तो बूढ़ा जब्बा अब चलता है। लेकिन जाते जाते उसके मन में अजीब डर उठा। ये लड़की सिर्फ एक सर्वेंट जैसी दिखती है, फिर भी जब ये शौक होती है तो मेरे पैर कांपने क्यों लगते हैं? तभी उसका सर्वेंट धीरे से कान में फुसफुसाया, मास्टर, जिन डेड फेस लोगों की तलाश चल रही है वे भी एक आदमी और एक औरत है जो फ्रोजन प्लेन से आए हैं। जब्बा और उसका सर्वेंट एक दूसरे को देखने लगे। कहीं ये वही लोग तो नहीं? और उसी पल एमसी की नीली आंखें हल्के से चमकी। उसे पहले से सब पता था। डेंजर अब बहुत करीब आ चुका था।